आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है एक सही दिशा में, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी तक डर रहे हैं संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के कि संस्कृत में क्या होगा, कंप्यूटर में क्या होगा, तो उनके लिए वीडियो वेरी हेल्प। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो पढ़ाई तो अच्छी ही चल रही होगी, लेकिन आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिल्कुल मिस नहीं करना है। फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत और कंप्यूटर, सबसे पहले आपका पेपर होगा हिंदी, उसके बाद संस्कृत जिसमें आधे घंटे का गैप होगा, उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप होगा, 1 घंटे का, और कंप्यूटर होगा लास्ट में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने हिंदी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, प्लस व्याकरण सहित, और ऐसे ही संस्कृत में जो व्याकरण हिंदी संस्कृत आप लोगों ने बेसिक तैयार कर लिया होगा। और बचा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को भी काफ़ी लोग अच्छे से कर लेंगे, कंप्यूटर इतना भी नहीं है। बाकी कंप्यूटर को मैंने आप लोगों को बताया है लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, 9-10 मिनट का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। जितना मैंने अभी तक बताया है पेपरों में, सब कुछ वही आया है। तो ये जो 3 पेपर हैं, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है, बताया है। वीडियो अभी जाके नहीं देखा है तो एक बार एक नज़र से आप देख लीजिए, सुन लीजिए। इम्पोर्टेंस वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उनको नहीं नज़रअंदाज करना, उनको पढ़ लेना है भाई। अगर टीचर बताता है, पूरा साल आपको पढ़ाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन कभी-कभी नहीं भी आते हैं, तो ये मैंने जो वीडियो बनाया है, मीन्स बताया वीडियो के माध्यम से, अगर आप देख लेंगे तो कुछ लॉस नहीं होगा। हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो। और अभी तक तो जितना मैंने शैक्षिक, समावेशी और जितना मैंने उसमें मैथ में बताया है, सब कुछ वही आया है। कुछ अलग से नहीं आया है, ठीक है? तो मुझे इतना पता है कि इसमें भी आने की संभावना है। तो अभी जाके लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ये, कि जितना भी अगर बेसिक नहीं तैयार किया है आप लोगों ने संस्कृत में और हिंदी में, तो मैं आज अभी थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ इसी वीडियो में कि इनको इनको अच्छे से देख लेना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, संस्कृत में जो विभक्तियाँ आती हैं, लट लकार आते हैं, इनको बहुत ये काफ़ी लोग लिख नहीं पाते। सबसे ज़्यादा लट लकार विभक्तियाँ कौन-सी विभक्ति है? प्रथम है, द्वितीय है, इस तरीके से कोई नाम लिखा होगा संस्कृत में, उसको पहचानना होगा कि कौन-सी विभक्ति है। फ्रेंड्स, ये मैं जब पढ़ रही थी मुझे भी लग रहा था कि अभी तो मुझे याद है। पेपर में क्या होता है कि याद नहीं आता कि किस विभक्ति का है, तो उसकी सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी कि ये किस विभक्ति का है, प्रथम या द्वितीय। तो पहचान जानना ज़रूरी है। तो पहचान मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में संस्कृत में बताया, संस्कृत वीडियो जाकर के, कि अगर विभक्ति पहचानना है कोई तो उसकी पहचान क्या है। बस इतना याद रखेंगे, आप कहीं से कुछ भी आ जाएगा, आप लिख लेंगे विभक्ति के। और फ्रेंड्स, ऐसे में आप लोगों को बता दूँ, एक दीर्घ संधि का एक सूत्र आता है संस्कृत में, फ्रेंड्स उसको देख लेना, हर साल पूछा गया है। और 19 की संख्याएँ, सॉरी, जो संख्याएँ हैं 20, 1 से 10 या 20 तक के, उसके बीच में 19, 18 के पूछ सकता है, वो सब लिख लेंगे। फल जो संस्कृत में वो भी लिख लेंगे आप लोग। और इसमें पूछ लेता है भाई, इसमें थोड़ा-सा क्या बताऊँ आप लोगों को, संस्कृत में इतना ईज़ी नहीं है इस बार, हर बार का प्रीवियस का आप लोग देखें तो पेपर ईज़ी नहीं है। लेकिन कुछ वाक्य आएँगे उनको लिखना है। एक चौ इस तरीके से दे देगा कोई, जिसको आपको हिंदी संस्कृत में ही, कन्वर्ट करना होगा। जैसे कोई चौपाई तरीके से, तो उनको आप लोगों को देख लेना। वैसे पिछली जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही थी, तो उसमें क्या होता था कि एक जो चौपाई थी, काफ़ी लोग, सभी लोगों ने छोड़ा था, मैंने भी छोड़ा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर कहीं ऐसा आने की संभावना हो तो एक बार आप लोग तैयार कर लीजिए। ओके। और बाकी संधि विच्छेद समास आप लोग अगर हिंदी से अच्छे से पढ़ लें तो आधी संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने संस्कृत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आधी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल संस्कृत पे हमें लगता है जोर ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको मीन्स संस्कृत में नहीं कन्वर्ट करना आता है तो लिख नहीं पाएंगे, फिर उसमें रॉन्ग हो जाएगा। कुछ भी बना के लिखने का मतलब नहीं हो। अभी आप लोगों को यही लग रहा है, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डीएलएड का पेपर है और हम लोग इतना ज़्यादा इस पर डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है ये डीएलएड है, यहाँ पे एक एक नंबर से बैक लगाते हैं, और अगर बैक लग गया तो समझ लो सब बेकार। सेमेस्टर जिसका बैक है उसका तो साल ही बर्बाद, उसका तो पढ़ना ही बेकार, उस साल का सारी सारी मेहनत बेकार, सारा पैसा बेकार। लेकिन अगर एक सेमेस्टर में भी लग जाए, सॉरी एक में सब्जेक्ट में, वो भी फ्रेंड्स बेकार ही होता है। इसलिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा होगा। मेरा कहना मीन्स ये है कि आप भी बच्चों से पीछे जा रहे हो, लाइफ में वैकेंसियाँ आ नहीं रही, और अगर आने की संभावना 26-27 में है, उसमें अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं उसका, तो क्या मतलब है? तो इसलिए काफ़ी सभी को पता है कि ये जो सेमेस्टर अगर क्लियर हो जाता है तो हमें 26-27 को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके बीच में जो एग्ज़ाम होंगे हम लोग क्लियर कर लेंगे, अगर टेट सीटी रहता है। तो उसके हम लोग ना उस इस हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से हो नहीं पाता। तो इसलिए डीएलएड में इतना लोग टेंशन करते हैं, इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन होता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी कॉपी लिखी भी अच्छी होती है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होता है, सर ने मुझे खुद बताया था, हमारे कॉलेज की जो है, जहाँ में हमारा कॉलेज है, बोला था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि संस्कृत की कॉपी मैथ वाले को दे दी जाती है, मैथ वाले की कॉपी संस्कृत वालों को।
कभी-कभी ऐसा होता है, तो क्या होता है जब दोनों को एक-दूसरे के विषय में ज्ञान नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे उसमें? नंबर तो कम होना तय है। तो इसलिए ये कारण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, बाकी जो गलत लिखते हैं तो उनके तो नंबर कटेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। हिंदी में वैसे आप लोगों को बताया हिंदी, संस्कृत, व्याकरण ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। और हिंदी में व्याकरण वही है, कन्वर्ट थोड़ा शब्दों को संस्कृत में करने को सीखो, अगर नहीं अभी सीखा है तो थोड़ा आप लोगों को बता दूँ, पैराथन क्लास परीक्षा भी सैला से बहुत पीएस एकेडमी, बहुत सारी पीएस एकेडमी है, काफ़ी है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। आप कहीं से प्रीवियस अच्छे से अच्छा जो जहाँ पे लगे आप पढ़ रहे होंगे पहले से, प्रीवियस देख लीजिए, उससे आप लग निकालिए कि अगर ये क्वेश्चन इतना आ सकता है तो मुझे कैसे लिखना है पेपर में। ओके, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको मुझे बना के कैसे लिखना है। तो ये कोशिश करो, जिस इस पे मैंने कल ही बता दिया लॉन्ग वीडियो में, लेकिन आप लोगों को फिर से मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, संस्कृत, मैथ और संस्कृत कंप्यूटर कोई भी, क्योंकि फ्रेंड्स एक इसमें ये भी रीज़न है, अगर आप छोड़ देते हैं तो ऐसा मैंने सुना है टीचर लोगों से, अपने जो सीनियर हैं टीचर, उन्होंने कहा है कि जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, तो वहाँ टीचर कोशिश करता है कि 1 से आधा या 2 से 1 नंबर देने की। अगर आप पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। टीचर चाहे जितना आपको मिला हो, कॉपी चेक करने वाला, आपकी कॉपी जो से चेक कर रहा हो। तो ये मतलब है, आपको छोड़ना नहीं है। और ट्रिक वाइज़ मैंने बताया लॉन्ग वीडियो में, और अभी मैं शॉर्ट वीडियो में थोड़ा-सा लाऊँगी, मैं नाइट में वही 1-2 बजे, सॉरी 11 या 10-11 बजे वीडियो आ जाएगा। या फिर मॉर्निंग में नहीं दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में कोई नहीं पढ़ता है। अभी हम इस पे और भी अच्छे से, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रही हूँ इस वक़्त, और फिलहाल मेरी स्वास्थ्य सिस्टम ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं दवाई जब से ली हूँ, और कल कल से एडमिट होंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि आज इतना पढ़ाई का देखिए प्रेशर है कि मैं मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी मैं बैठी हूँ, कॉपी बुक लेकर के पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल मेरा पेपर है। ओके, पढ़ाई कितना भी कर लो, सब कुछ सबको आता होता है, लेकिन फ्रेंड्स मेन बात ये होती है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब एंटर हो, अब मेरा कहने का मीन्स ये है कि पढ़ाई हर कोई कर रहा है, इस वक़्त एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर कोई जूझ रहा होगा, हर कोई पढ़ रहा होगा अपना, ठीक है? और पता है इसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि डीएलएड का पेपर इतना नहीं भारी मैं मानती थी। जो लोग कंपटीशन इतनी-इतनी बड़ी तैयारी करके लाखों करोड़ों बच्चों में कंपटीशन करते हैं, उनके लिए डीएलएड क्या है? लेकिन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रूल रेगुलेशन, कॉपी चेक, लिखने का हर तरीका चेंज है। ये वो नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में कॉपी लिखी होनी चाहिए नंबर मिलेंगे, नहीं, इसमें वही नंबर मिलेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है। और ये तो 100 इसमें मुझे लगता है कि लोग 50% ही लिखते हैं, 50% बनाकर ही लिखते हैं। ये सच्चाई है फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर में 100% 90% कोई नहीं करके आता है। 80-85% भी नहीं करते हैं लोग। सच बता रही हूँ आप लोग। जिस आप ही से कोई क्वेश्चन उठा ले, कोई सामने वाला पूछ ले, इसका मतलब तो आप डायरेक्टली उसका सही से सटीक जवाब नहीं दे पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको आता है, लेकिन मेन उसका बताने का, बोलने का, लिखने का तरीका आपको नहीं आ रहा है। तो यही मेन कारण होता है पेपर में। तो ये डीएलएड का मेन कारण यही है कि इसीलिए बैक लगती है। सिंपल सी बात है। अब हम लोगों को, या बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो इतनी-इतनी हाई-फाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी-इतनी मोटी बुकें पढ़ाई, इंटर हाई स्कूल इतना अच्छा से 80 से निकाल लेंगे, और इंटर में, सॉरी डीएलएड में 25 में 12, 50 में 25 लाना मुश्किल हो जाता है। तो वीक कोई नहीं होता है, तैयारी हर कोई करता है, बस हर किसी का डायरेक्शन, हर किसी का गाइडेंस, एक समझने, सोचने का, हर चीज़ का तरीका अलग होता है। तो मेरा कहने में से आप लोग फिलहाल प्रिपरेशन कर लिए होंगे, और अभी शॉर्ट में थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में बता दूँगी आप लोगों को, एक नज़र में आपको सिर्फ़ सुन लेना है, और ज़्यादा नहीं, कुछ टिप्स। ठीक, यहाँ पे मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको जितने सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर नहीं है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी बहुत सीखा। मैं तो प्रेज़ेंट टाइम में टीचिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं प्रेज़ेंट टाइम में टीचिंग कर रही हूँ, मैं खुद पढ़ा रही हूँ, और ये मैं डीएलएड पढ़ रही हूँ। मीन्स ऑफ़लाइन, टीचिंग का मतलब है ऑफ़लाइन में कर रही हूँ, और लेकिन मैं फ्री पढ़ रही हूँ। इतना ज़ोर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो एक रूल है डीएलएड का, थोड़ा-सा चेंज है, ग्रेजुएशन की तरह नहीं है, इंटर की तरह नहीं है, इसका अलग है। ये सच है। काफ़ी लोग एक दिन कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है आप जो बोल रही हो, मतलब पे उसमें कॉपी में लिखा होना चाहिए, भले ही गलत हो। तो मैंने उनको जवाब यही दिया था कि आप ना बकवास लिख के आना, उसके बाद कहना कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। सच बता रही हूँ ना, तुम्हारे पूरा सेमेस्टर ना बैक हो जाए तो कहना। आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी लिख के आओ, गलत भी होगा फिर भी नंबर मिलेंगे, क्या एग्ज़ामिनर बेवकूफ़ है? वहाँ के 60-65 साल के लोग बैठते हैं कॉपी चेक करने के लिए, पूरी उनकी ज़िंदगी निकल गई, लोगों को देखते ही परखने में, कॉपियाँ देखते ही पहचान जाएँगी कि तुमने लिखा क्या है, और तुम बोलती हो कि कुछ भी लिखोगे नंबर देंगे। इतना तो अनुभव तुम्हें भी हो गया होगा कि हमें भी है कि अगर कॉपी, मैं खुद अभी जो बच्चों जो टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, उनके बाद उनका रिज़ल्ट जो बनाना होता है, उनमें उनकी कॉपियाँ पहले चेक करनी होती है, फिर नंबर चढ़ाना होता है, उसमें देखना होता है, उनको बाद में उनके पेरेंट्स को दिखाना होता है, तो मैं कुछ भी अगर नंबर दे दूँगी तो क्या मतलब है? तो उसमें तो ये होगा कि जो बच्चा अच्छा पढ़ने में वो भी बराबर, जो ज़ीरो है वो भी बराबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो यही कहूँगी। जो अच्छा मेहनत करता है उसको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं करता उसको किस चीज़ के मार्क्स देना चाहिए? तो कहने का मीन्स ये है कि 80 60-65 साल के लोग वहाँ बैठते हैं कॉपी चेक करने। आपकी कॉपी का फर्स्ट फ्रंट
ओपन करते ही वो पहचान जाएँगे कि ये बच्चे का नॉलेज कितना है। क्योंकि टीचर जो होता है, शिक्षक होता है, वो एक तरीके से वो क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक समझ लो उसको, क्योंकि वो स्कूल में बच्चा सामने आता है, टीचर उसको परख लेता है कि इसक जिसका एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। आज के समय में टीचर तो नाम के हैं, आदर्श शिक्षक की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, जो आदर्श शिक्षक होते हैं, जो सिर्फ़ टीचर को बच्चे को देखते ही बता देंगे कि इसका आईक्यू लेवल क्या है, ये कितना समझ सकता है। 2-4 बातें अगर आपसे सुन ले, तो वो समझ जाएगा। तो कहने मीन्स ये है कि वहाँ पे कॉपी आपका फ्रंट देखते ही समझ जाएँगे आपने लिखा क्या है। पूरा ऐसे से 2-4 बार पलटे, नज़र डालिए, समझ जाएँगे, 2-4 शब्द आपके समझेंगे। कैसे अच्छे लिखे होंगे अगर आपके, बस समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे को कुछ तो ज्ञान है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो फ्रेंड्स, ये मैंने भी सीखा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं मैंने मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, तभी तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आप भी ऐसे सीखो, ऐसे सोचो, ऐसे लिखो पेपर में, तो मार्क्स आएँगे। कोई अलग से कोई टॉपर कहीं अलग से बन के नहीं आते, हमारे आपके जैसे ही होते हैं। बस उनका थोड़ा-सा चेंज होता है, पढ़ने का, सोचने का, लिखने का तरीका, बस ये होता है। ओके? तो फिलहाल आप पढ़ते रहिए, अभी कुछ मैं पढ़ रही हूँ संस्कृत और हिंदी, कंप्यूटर एक में ही बता दूँगी शॉर्ट में थोड़ा-सा, और बाकी अच्छे से आशा करूँगी सब लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। 2 दिन के टाइम मिला है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आशा करना है, दुआ करना कि मेरा भी अच्छे से एग्ज़ाम निकले, हो जाए। मीन्स ये दो जो तीनों हैं, क्योंकि अभी तो मेरी स्वास्थ्य ठीक है, मुझे थोड़ा ज़्यादा मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रॉब्लम क्या है, तो इस वज़ह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिलहाल माता रानी के सहारे जा रही हूँ। मेहनत तो मैंने जितनी की है, बाकी ऊपर वालों की मर्ज़ी। मैं जितना मुझे आएगा उतना मैं कोशिश करूँगी लिखने की। आप लोगों को भी समझा रही हूँ, क्योंकि पेपर में सबको नहीं पता होता, एक अनुमान ही लग सकता है कि कितना किस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना है, कैसे आने की संभावना है, ठीक है? तो जैसे भी आएँगे लिखेंगे अच्छा। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष बेस्ट ऑफ लक। माता रानी, माँ सरस्वती से मैं यही कहूँगी, हे माँ, कल 3 पेपर हैं, सभी के अच्छे पेपर हो जाएँ, सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएँ। और वैसे भी जंग हम लोगों को आगे लड़ना है, टेट सीटेट में अभी तो सिर्फ पास होना है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट में पास होए, किसी सब्जेक्ट में किसी का बैक ना आए, बिल्कुल नाम ना सुनने को मिले। और मेरी तरफ से सभी को दुआएँ हैं, और बेस्ट ऑफ लक। किसी का आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ कमेंट में ही। ऐसा नहीं कि मैं नज़रअंदाज करूँ। मैं हर बार बोलती हूँ, आपका कोई भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट को, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी स्टूडेंट है, सभी कर सकते हैं, ओके? क्योंकि मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, ओके? तो बाय-बाय सभी को, टेक केयर।